झारखंड में रहने वाले अविनाश खुद को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं क्योंकि वो बीमार थे। क्योंकि वो एक अपार्टमेंट में रह रहे थे, इसी के चलते वो अकेले ही थे। हॉस्पिटल में उनको कुछ अजीब सी चीज़ें महसूस होती हैं, जिसके बाद जब उनको डिस्चार्ज किया जाता है तो अविनाश अपने अपार्टमेंट अकेले नहीं जाते, बल्कि उनके साथ एक बहुत भयानक चीज़ चली जाती है। अक्सर हम जो इंसिडेंट यहाँ पे शेयर करते हैं उसमें किसी न किसी इंसान की कोई गलती होती है, या फिर कोई ऐसा रिश्तेदार, सगे संबंधी जो कि उनका सुख नहीं देख पाते, इसी के चलते उन पे ब्लैक मैजिक कर देते हैं, कोई भूत प्रेत हावी कर देते हैं। लेकिन आज का इंसिडेंट इन सारी चीज़ों से एकदम अलग है। इसमें ना किसी की गलती थी, ना ही अविनाश ने कुछ उल्टा सीधा किया था, लेकिन फिर भी वो एक बहुत भयानक चीज़ का शिकार हो गए थे। आज का इंसिडेंट आपको बहुत बड़ी लर्निंग नहीं देके जाएगा, लेकिन डराएगा ज़रूर, और ये एहसास भी दिला देगा कि ये चीज़ें आप पे कहीं भी किसी भी तरह से हावी हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखना। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम बता सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और साथ ही अपने सजेशंस भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपना इंसिडेंट आपको किस तरह से शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया झारखंड के रहने वाले अविनाश ने। अविनाश ने बताया ये इंसिडेंट उनके साथ 2010-11 के अराउंड हुआ था। इस समय अविनाश की फैमिली में अविनाश ही एक अकेला काम करने वाला था। उनको एक जॉब ऑफर आता है। ये जो जॉब ऑफर था ये उनको उनके घर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी से आया था। हालांकि वहाँ पे सैलरी अच्छी थी, अच्छी फैसिलिटीज दे रहे थे वो, लेकिन अविनाश फिर भी डिनाई कर देते हैं। लेकिन ये ऑफर बार बार आता रहता है और कहीं ना कहीं पैसे की तंगी के चलते उनको ये ऑफर ज्वाइन करना पड़ता है। अविनाश इसलिए नहीं जाना चाहते थे घर से दूर, क्योंकि उनके पीछे उनके घर पे सिर्फ 2 औरतें थी, एक उनकी छोटी बहन और एक उनकी माँ। उनके पिता की काफ़ी साल पहले डेथ हो गई थी, लेकिन वो जानते थे घर से तो वो दूर रहेंगे, लेकिन जो फाइनेंशियल कंडीशन उनकी हो जाएगी वो उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा जो अविनाश हैं वो हर महीने एक बार तो अपने घर आ ही जाएंगे। ये चीज़ें फाइनलाइज होती हैं, जिसके बाद अविनाश 1 हफ्ते के बाद ही जाके ज्वाइन कर लेते हैं। अविनाश ने बताया ये एक लेदर की फैक्ट्री थी और वहाँ पे जो उनका काम था वो सुपरवाइजर का था। उनको बस देखना होता था और कुछ चीज़ें एनालाइज करनी होती थी। इसके अलावा कंपनी उनकी देख रेख भी बहुत अच्छे से कर रही थी। सुबह उनको लेने एक गाड़ी आती थी, शाम को वही छोड़ जाती थी, और बाकी भी जिंदगी ठीक ठाक ही चली हुई थी। धीरे धीरे अविनाश ने बताया सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लगभग 1 साल तक उनकी जिंदगी में सब अच्छा ही रहता है। लेकिन 2011 का मार्च मंथ उनको कभी भी नहीं भूलता। एक ऐसी चीज़ उनके साथ हुई थी जिसमें ना उनकी कोई गलती थी, लेकिन फिर भी वो शिकार हो गए थे। इंसिडेंट को लगभग 15 साल होने को आए हैं, लेकिन आज भी उनको मंथ और डेट तक याद है। उन्होंने बताया 2011 का ये मार्च मंथ था और मार्च की 12 तारीख थी, जब अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। सुबह सुबह वो उठते हैं तो बहुत वीक सा फील कर रहे थे, उनको चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। इसी के चलते वो सबसे पहले अपने मैनेजर को कॉल करते हैं। उनको बताते हैं कि अविनाश को हाफ डे की छुट्टी चाहिए, क्योंकि वो अपना चेकअप करवा के आएंगे हॉस्पिटल में, और उसके बाद वापस आके वो ज्वाइन कर लेंगे हाफ डे के बाद ही। हालांकि अविनाश को चलना फिरना मुश्किल हो रहा था, बहुत मुश्किल से वो चल पा रहे थे। जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन उन्होंने एक और चीज़ नोटिस की। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचे थे उसके बाद उनकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। इनफैक्ट वो रिसेप्शन में ही बैठे हुए थे, वहाँ से उनसे उठा ही नहीं जा रहा था, बेहोशी वाला आलम था। तभी एक डॉक्टर आते हैं जो कि उनका चेकअप करते हैं। वो देखते हैं कि काफ़ी वीक हैं अविनाश और उनको एडमिट करने की ज़रूरत है। अब अविनाश को एडमिट कर लिया गया था हॉस्पिटल में। इसी के चलते मतलब ही नहीं बनता था कि वो हाफ डे के बाद भी ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले उनके मैनेजर का उनको कॉल आए। उन्होंने खुद ही मैनेजर को कॉल किया और ये सब कुछ बताया भी। मैनेजर भी काफ़ी हद तक टेंशन ले रहे थे उनकी। इसी के चलते ऑफिस खत्म होते ही अविनाश के मैनेजर और अविनाश के ही एक कलीग थे जो कि उसके बहुत अच्छे फ्रेंड थे, उनको लेके हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वो अविनाश का हालचाल पूछते हैं और उनके साथ ही रहते हैं रात तक।
रात को सारे इकट्ठे डिनर करते हैं। हालांकि अविनाश रिकवर तो कर रहे थे लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। इसी के चलते हॉस्पिटल में जब पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि अविनाश काफी बेहतर कर रहे हैं, लेकिन रात भर उनको अपने पास ही हम रखेंगे ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि वो बिल्कुल ठीक हैं यहाँ से डिस्चार्ज होने से पहले। अब जो उनके कलीग थे वो प्लान कर रहे थे कि रात भर अविनाश के साथ ही रुकेंगे, लेकिन अविनाश उनको इंसिस्ट करना शुरू करते हैं कि अब वापस चले जाओ, मैं ठीक हूँ और सब बेहतर ही रहेगा। फिर वो डॉक्टर से पूछते हैं तो डॉक्टर भी यही कहते हैं। वो कहते हैं कि अविनाश काफ़ी बेहतर कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उनको, आप अपना नंबर दे जाओ, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम आपको कॉल कर लेंगे। यही बोल के उनके कलीग और मैनेजर चले जाते हैं। अभी अविनाश हॉस्पिटल में अकेले थे। खैर उनको जैसे तैसे नींद आना मुश्किल हो रहा था। इस तरह का कोई भी एटमॉस्फेयर अविनाश ने पहली बार देखा था। ना उनकी माँ उनके पास थी, ना उनकी बहन उनके पास थी, और वो चाहते भी नहीं थे उनको फ़ोन करके परेशान करना, क्योंकि वो जानते थे ये माइनर सी प्रॉब्लम है, सुबह तक सब बेहतर हो जाएगा और वो वापस चले जाएंगे। इसी के चलते उन्होंने अपने घर पे फ़ोन नहीं किया। वो अकेले थे, हॉस्पिटल में सोने की कोशिश करते हैं। डिनर उनके कलीग और जो मैनेजर थे वो साथ में ही करके गए थे। अविनाश सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहीं से उनके साथ चीजें कुछ भयानक होने लगती हैं। अविनाश सो ही रहे थे, उन्होंने टाइम भी नहीं देखा था कि अचानक से उनकी नींद खुलती है जब उनको महसूस होता है कि उनके पैर पे किसी ने टच किया है, और ये जो टच था या फिर जो हाथ उनको महसूस हो रहा था वो एक बच्चे का हाथ था। ये उनको बहुत रियल सी फीलिंग लगी थी। इसी के चलते वो अपने पैर को झाड़ते हुए उठते हैं कि आखिरकार ये कौन है। जैसे नींद खुलती है, लाइट ऑन थी लेकिन उनको वहां पे कोई दिखाई नहीं देता। मैक्सिमम पेशेंट्स या फिर उनके साथ जो लोग आए हुए थे वो सो रहे थे। अविनाश के आसपास कोई भी नहीं था। अब वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये उनको सपना पड़ा था या फिर रियलिटी में हुआ है, क्योंकि आसपास कोई बच्चा था नहीं, और जो वक्त हो रहा था उस समय किसी बच्चे का आसपास घूमना पॉसिबल भी नहीं था। तो आखिरकार ये उनके साथ हुआ क्या था, यही वो समझना चाहते थे, समझ पा नहीं रहे थे। अविनाश फिर से कोशिश करते हैं कि वो उनको नींद पड़ जाए। थोड़ी ही देर में उनको नींद पड़ भी जाती है। हालांकि दिमाग में चीज़ें बहुत सारी थी, लेकिन वो खुद को ही समझाते हैं कि हो सकता है उनको ये सपना आया हो। अब इसके बाद उनको फिर से नींद पड़ जाती है, लेकिन ये आखिरी इंसिडेंट नहीं था जो उनके साथ हुआ था। सुबह होने को थोड़ा ही वक्त बचा था। इनफैक्ट टाइम के हिसाब से सुबह हो ही गई थी, बस बाहर हल्का हल्का अंधेरा था। लगभग 5 बजे का टाइम हुआ होगा सुबह के। अचानक से अविनाश की नींद खुलती है और वो फिर से बहुत डरे हुए थे। रीज़न था उनको उनके कान में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बच्चा कुछ विस्पर कर रहा हो। ये जो आवाज़ थी ये बहुत क्लियर थी और उनको डराने वाली थी। इसी आवाज़ ने उनको उठा दिया था, और अब अविनाश जैसे ही उठे थे वो बहुत डर चुके थे, और इस बार वो जानते थे कि ये कोई सपना नहीं था, कोई इल्यूजन नहीं था, एकदम रियलिटी थी। उन्होंने जो सुना है वो रियल में सुना है। लेकिन फिर से वैसा ही, आसपास कोई भी बच्चा नहीं था। वो पूछना चाहते थे, मगर किससे, यही वो समझ नहीं पा रहे थे। वो डरे थे, परेशान भी थे। बहुत सारे सवाल थे जो उनके मन में थे कि आखिरकार ये बच्चा किसका था, क्या ये सच में हुआ है या फिर उनका कोई इल्यूजन है, और अगर कोई बच्चा है यहाँ पे तो वो इस वक्त यहाँ पे कर क्या रहा था, वो सोया क्यों नहीं था, और अगर वो बच्चा था तो किसका था, अब क्यों नहीं है। ये सारे सवाल उनको बहुत परेशान कर रहे थे, लेकिन वो जानते थे उनके पास ऑप्शन है नहीं। वो पूछें भी तो किससे पूछें। डॉक्टर से भी पूछना उन्होंने सही नहीं समझा। इसके बाद वो जागे ही रहते हैं। थोड़ी देर में सुबह होती है, डॉक्टर से बात की जाती है। जैसे ही डॉक्टर्स पहुंचते हैं तो उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, क्योंकि अभी अविनाश काफ़ी बेहतर फील कर रहे थे। हॉस्पिटल की ही एक एम्बुलेंस थी जिसमें अविनाश को वापस छोड़ दिया जाता है, लेकिन अविनाश बेहतर फील नहीं कर रहे थे। इसी के चलते वो मैनेजर को कॉल करते हैं और छुट्टी ले लेते हैं। कहते हैं कि मैं डिस्चार्ज तो हो गया हूँ, लेकिन मेरी हालत नहीं है कि मैं ऑफिस आ पाऊँ, मुझे आज भी छुट्टी ही चाहिए होगी। अब क्योंकि मैनेजर ने अविनाश की हालत देखी थी तो वो जानते थे कि अविनाश सच में बीमार है। इसी के चलते वो अलाउ भी कर देते हैं। अविनाश अपने घर पे थे, लेकिन वो एक चीज़ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि जो एटमॉस्फेयर उनके अपार्टमेंट का है वो हमेशा की तरह का नहीं है। इस बार ये एटमॉस्फेयर बहुत अलग था और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी वाला था, डराने वाला था। अविनाश ने बताया उनको एक अजीब सी प्रेजेंस महसूस हो रही थी। उनको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि पॉसिबल है वो हॉस्पिटल से आए हैं जहाँ पे एटमॉस्फेयर अक्सर नेगेटिव ही होता है। हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर लोग दुख खबरी के लिए ही जाते हैं, परेशान होके ही जाते हैं। इसी के चलते
अविनाश को लगता है शायद वही वाइब्स उनके साथ उनके अपार्टमेंट तक आ गई हैं। रात होते होते ये जो नेगेटिविटी थी ये बढ़ती जा रही थी। इसी के चलते वो प्लान करते हैं, अपने कलीग को फोन करते हैं और कहते हैं कि डिनर बाहर करते हैं। वो अपनी गाड़ी लेके आता है, अविनाश को पिक करता है, एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां बातें करते हैं, थोड़ा सा माहौल लाइट होता है। डिनर करने के बाद अविनाश भी बेहतर फील कर रहे थे। इसी के चलते वो अपने कलीग को कहते हैं और वो अविनाश को वापस उन्हीं के अपार्टमेंट में छोड़ देते हैं। लेकिन फिर से वैसा ही, जैसे वो वापस अपने अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, चीजें फिर से वैसी ही होनी शुरू हो जाती हैं। अविनाश फिर से अजीब सा महसूस कर रहे थे। उनको फिर यही लग रहा था कि शायद ये नेगेटिविटी उतरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बेहतर होगा वो अच्छे से रेस्ट लें, अच्छे से सो जाएं, क्योंकि पिछली रात भी उनकी बहुत अच्छी नहीं निकली थी। नींद भी उनकी अच्छे से पूरी हुई नहीं थी। इसी के चलते अविनाश सोने की कोशिश करते हैं। थोड़ी ही देर में उनको नींद पड़ भी जाती है। लेकिन ये रात पिछली रात से भी कहीं ज्यादा भयानक उनके लिए होने वाली थी। मिडनाइट फिर से अविनाश सो रहे थे, उनको एक आवाज सुनाई देती है। ये थी टक टक टक, इस तरह की आवाज, जैसे कोई किसी मेटल पे किसी चीज से वार कर रहा है या फिर किसी मेटल से किसी मेटल को बजाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वो थोड़ा सा सेंसेस में आते हैं तो उनको महसूस होता है जो उनका सीलिंग फैन है, मतलब अंधेरा था कमरे में, लाइट्स ऑफ थी, उनको महसूस ये हुआ था जो इनका सीलिंग फैन है उसको कोई बजा रहा है, मतलब उस पे कोई टक टक इस तरह से कर रहा है उस फैन के विंग्स पे। अविनाश बिना देरी किए लाइट्स ऑन करते हैं। लाइट्स ऑन होते ही इस पंखे पे कुछ भी नहीं था, आसपास भी कुछ नहीं था, और जो आवाज उनको आ रही थी वो एकदम बंद हो जाती है। अब वो उसी जगह पे थे जिस जगह पे वो पिछले कल थे, मतलब कि रियलिटी या फिर हेल्यूसिनेशन, इसका डिफरेंस नहीं समझ पा रहे थे। उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सपना था या फिर सच में ये हुआ है। वो डरे भी थे, एक अजीब सी नेगेटिविटी उनको महसूस भी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो सोने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने टाइम देखा, टाइम रात के लगभग 2:30 बज रहे थे और वो जानते थे ये समय नहीं है किसी भी शख्स को कॉल करने का, किसी से भी ये चीज़ें शेयर करने का या फिर किसी को भी डराने का। वो अपने तक ही ये चीज़ें रखते हैं, जैसे तैसे हिम्मत बना के रखते हैं और फिर से सोने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बाद चीज़ें और भी भयानक होने वाली थी धीरे धीरे। ये पहला इंसिडेंट तो ज़रूर था जो उनके अपार्टमेंट में उनके साथ हुआ था, लेकिन आखिरी नहीं था। सो रहे थे, थोड़ी ही देर बाद उनकी फिर से नींद खुलती है, और ये जो नींद खुली थी ये खुली थी एक बच्चे के भागने से। उनको ऐसा लगा उनके अपार्टमेंट में, मतलब उनके कमरे से भागता हुआ कोई बच्चा बाहर गया है। वही छोटे छोटे फुटस्टेप्स की आवाज़ और वही बच्चे के हंसने की आवाज़। अब ये चीज़ उनको और भी ज़्यादा डरा देती है। फिर से वो समझ नहीं पा रहे थे कि नींद में हुआ है या रियलिटी में हुआ है। ये चीज़ें मैक्सिमम लोगों के साथ होती हैं। जब कोई बहुत भयानक सपना आया होता है तो थोड़ी देर लगती है रियलाइज़ करने में कि ये तो सपना था, रियलिटी नहीं थी। लेकिन कभी कभार कुछ चीज़ें रियलिटी में हुई होती हैं जो कि हमें उठने के बाद सपना लगता है, क्योंकि उठने के बाद वो हमें दिखाई नहीं देती, महसूस नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रियलिटी ना हो। ऐसा ही कुछ अविनाश के साथ भी हो रहा था। वो उठते हैं और थोड़ी देर फिर से डर के मारे उनकी हालत खराब थी। लेकिन पिछली बार उठने के बाद से ही उन्होंने लाइट्स ऑन ही रखी थी, क्योंकि लाइट्स ऑफ रख के उनको पता था उनके लिए सो पाना इम्पॉसिबल था। इसी के चलते वो फिर से सोने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका था। उनकी तबीयत भी खराब थी, इतनी हिम्मत नहीं थी उनमें, वीकनेस इतनी आ गई थी कि वो बाहर नहीं जा सकते थे, कॉल किसी को करना नहीं चाहते थे। हिम्मत बना के रखते हैं क्योंकि पिछली रात भी उन्होंने इस तरह की कुछ चीज़ें महसूस की थी। अपने अपार्टमेंट में फिर से सोने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर लगती है, लेकिन जैसे तैसे फिर से नींद आ जाती है इस डर के एटमॉस्फेयर में। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ये दूसरा इंसिडेंट था, लेकिन आखिरी नहीं था जो उस रात उनके साथ हुआ था। थोड़ी ही देर होती है उनको नींद आए हुए, लेकिन अचानक से फिर से आंख खुलती है, और इस बार जो आंख खुली थी वो उसी तरह के विस्पर से खुली थी जो हॉस्पिटल में भी उनको महसूस हुए थे। सेम वॉइस टोन, सेम ही तरह के शब्द थे जो उनको समझ नहीं आए थे, लेकिन इस टोन को वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे थे और वो रिलेट भी कर पा रहे थे। ये वही चीज़ें थी जो हॉस्पिटल में भी हुई थी, और ये जो फीलिंग्स थी ये बहुत ही ज़्यादा रियल थी। वो जानते थे सच में उनके साथ कुछ नेगेटिव अब हो रहा है। ये सपना नहीं था, बल्कि एक बहुत भयानक हकीकत थी। उनको गूज़बम्प्स आ गए थे डर के मारे, और जो एटमॉस्फेयर इतना नेगेटिव बना हुआ था इसी के चलते वो चीखना शुरू करते हैं, रोना शुरू करते हैं अपने ही अपार्टमेंट के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस अपार्टमेंट के आसपास कोई रहता ही नहीं था,
ऑफिस की तरफ से दिया गया था। ऑफिस के जो ओनर थे उन्हीं का ये पुराना घर था और अब वो और भी ज्यादा डर चुके थे। कोई आसपास सुनने वाला था नहीं। अगर इंसान पास में होता है तो इंसान को वैसे ही हिम्मत रहती है, लेकिन अविनाश के आसपास कोई भी नहीं था। सुबह होने वाली थी, जैसे पिछले दिन हुआ था वैसा ही हल्का हल्का अंधेरा था। अविनाश इस नेगेटिविटी से थक चुके थे। उनको चाहिए था एक अच्छी सांस, खुला एरिया। इसी के चलते वो उठते हैं, सोने की कोशिश नहीं करते बल्कि बाहर रनिंग करने चले जाते हैं कि वो रनिंग करेंगे, थोड़ा घूमेंगे, सुबह लोग देखेंगे तो शायद बेहतर फील हो। लेकिन जैसे वो अपने घर से निकलते हैं उनको और भी भयानक चीजें महसूस होती हैं। अंधेरा था, अपार्टमेंट से निकलते ही आसपास कोई नहीं था, क्योंकि शायद अभी वो वाली सुबह नहीं हुई थी जिस सुबह लोग आना जाना या फिर घूमना शुरू करते हैं, मॉर्निंग वॉक शुरू करते हैं। उससे भी पहले का टाइम था, 3:30 पौने 4 बजे के अराउंड का। अविनाश जैसे जैसे चल रहे थे वो महसूस कर पा रहे थे उनके पीछे पीछे छोटे छोटे कदमों से फुटस्टेप्स चल रहे हैं, जैसे कि कोई बच्चा उनके पीछे पीछे चल रहा हो। अब वो एक चीज समझ चुके थे, जो चीजें उनके साथ हो रही हैं वो किसी बच्चे की वजह से हो रही हैं। कोई बच्चा है जो उनके अराउंड है, जो उनके अपार्टमेंट में है या फिर उनको परेशान कर रहा है। लेकिन कौन बच्चा और क्यों कर रहा है ये वो समझना चाहते थे। अविनाश थक चुके थे और बहुत गुस्से से घूम के देखते हैं कि अगर कोई भी दिखेगा तो उसको यहीं पे पीट देंगे, लेकिन पीछे मुड़ते ही कोई भी नहीं था। ये चीजें उनको और भी डरा देती हैं और वो भागते हुए उनके अपार्टमेंट के पास ही एक गार्डन था, वहां पहुंचते हैं। फॉर्चुनेटली अब तक कुछ लोग आने शुरू हो गए थे। धीरे धीरे सुबह होनी शुरू होती है और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पॉजिटिव भी महसूस करना शुरू करते हैं। इन चीजों ने उनको बहुत डरा दिया था, लेकिन वो जानते थे आज ऑफिस जाना जरूरी था। मर्द की जिंदगी इसी तरह की होती है, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी लाइफ में क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन उनको पता होता है कि जब फैमिली को पालने की बात होगी तो इस नेगेटिविटी को, इस दुख को लेके उनको ऑफिस, अपनी नौकरी पे जाना ही पड़ेगा। वैसा ही अविनाश के साथ भी होता है। वो वापस अपने अपार्टमेंट पहुंचते हैं। सुबह का समय था, बहुत पॉजिटिविटी थी हर जगह, लेकिन उनके अपार्टमेंट में घुसते ही फिर से वही नेगेटिव एटमॉस्फेयर। वो फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, थ्रू आउट उनको वही महसूस हो रहा था, उनके पीछे कोई है, लेकिन कौन यही वो नहीं जानते थे। जैसे तैसे वो फ्रेश होके निकलते हैं, अपने ऑफिस पहुंचते हैं, लेकिन ऑफिस में पहुंचने के बाद भी वो बहुत डरे हुए थे, उनका चेहरा उतरा हुआ था। अब ये जो उनका कलीग फ्रेंड था वो समझ गया था कि अविनाश अभी भी शायद उस बीमारी से रिकवर कर नहीं पाया है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा वीक फील कर रहा था। कलीग जब हालचाल पूछता है तो अविनाश को कोई इंसान मिलता है जिससे वो अपने दुख शेयर कर पाए। अविनाश उसको सब कुछ ही बताते हैं कि किस तरह से हॉस्पिटल में उनके साथ कुछ अजीब चीजें हुई, उसके बाद उनके अपार्टमेंट में उनके साथ ये अजीब चीजें हुई। लेकिन उनका मानना ये था कि जो ये अजीब चीजें थी वो असल में पैरानॉर्मल थी। कोई भूत प्रेत, कोई साया, कोई ब्लैक मैजिक, इस तरह की चीज उनके साथ हो गई है और वो बहुत ही ज्यादा डर चुके थे इन चीजों से। अब ये जो कलीग था ये कहता है वही चीज जो अविनाश को पहले लगी थी कि तू हॉस्पिटल से होके आया है। कभी कभार जब इंसान की तबीयत ठीक नहीं होती तो दिमाग भी अच्छे से काम नहीं करता, हो सकता है इसी वजह से तुझे वहम हो रहा हो। लेकिन अविनाश इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे और अविनाश का ये डर देख के, जिस तरह से वो महसूस कर रहे थे ये सब कुछ देख के, उनका कलीग कहता है कि आज रात को मैं तेरे साथ तेरे अपार्टमेंट ही चलूंगा, दोनों साथ में रुकेंगे, मैं देखता हूँ आखिरकार चीजें हो क्या रही हैं। ऑफिस टाइमिंग खत्म होती है, शाम के लगभग 6, सवा 6 का ये वक्त था। अभी सूरज पूरी तरह से डूबा नहीं था। इसी सब के दौरान वो वापस से अविनाश के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनको महसूस हो रहा था जैसे अपार्टमेंट के अंदर बर्तन गिर रहे हैं किचन में। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल था नहीं। अविनाश ने कमरा लॉक किया था, हर खिड़की, हर दरवाजा बंद था और कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जो उस अपार्टमेंट के अंदर जाता हो, मतलब जहां से कोई चोर या फिर कुछ भी चीज इस तरह की अंदर जा सके। अविनाश फिर से बहुत डर जाता है, उसके हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं और वो ताला तक नहीं खोल पा रहा था। जो कलीग साथ में आया था, जिसका नाम अविनाश ने शेयर करने से मना किया, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने चाबी ली और उन्होंने ये दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही जो अपार्टमेंट का हाल था वो इन कलीग को भी डरा के रख देता है। अंदर पेजेस बिखरे पड़े थे, किचन के बर्तन बिखरे पड़े थे, हर सामान उथल पुथल था और देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई चोरी करने आया था या फिर कोई जानवर था। देखने से ऐसा लग रहा था किसी ने जानबूझ के कोई शरारत की है अविनाश को परेशान करने के लिए, लेकिन किसने, यही वो नहीं जानते थे। अब ये जो कलीग आए थे उनके साथ, ये भी बहुत बुरी तरह से डर चुके थे। इन्होंने भी अपनी नज़रों के सामने कुछ ऐसा देख लिया था जो कि प्रैक्टिकली होना पॉसिबल ही नहीं था और फॉर्चुनेटली उनको बर्तन की आवाज़ सुनाई दे गई थी
नहीं तो उनको ये भी लग सकता था कि शायद अविनाश ही सुबह ये सब कुछ करके गया है। अविनाश ने बताया चीजें उनके साथ बहुत भयानक हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो फॉर्चुनेट भी थे कि जो उनका कलीग था ये, उसी के दादाजी बहुत बड़े तांत्रिक थे। इनफैक्ट उस समय के दौरान भी वो आसपास के जो शमशान घाट थे वहां पे जाके सिद्धियां करते थे। उस तरह के शख्स थे, वो सब जानते थे और हर एक शख्स आता था उनके पास जिसको भी ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत, इस तरह की कोई भी बाधा होती थी वही अक्सर ठीक किया करते थे। मतलब वो अपनी तांत्रिक विद्याओं का जो ज्ञान था उसको लोगों को बेहतर बनाने के लिए किया करते थे। अविनाश भी बिना देरी किए अपने इस कलीग के साथ उसी के घर चला जाता है। रात को वो वहीं पे रुकते हैं और अविनाश का इलाज भी रात को ही किया जाता है। डिनर के बाद अविनाश, ये कलीग और उसके दादाजी एक कमरे में बैठते हैं। थोड़ी देर वो कुछ सिद्धियां करते हैं अविनाश को देखते हुए। आगे एक पत्थर रखते हैं, उस पर कुछ आकृतियां बनाना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर होती है कि वो अविनाश के साइड में देख के बात करना शुरू कर देते हैं कि तू आखिरकार इसको क्यों परेशान कर रहा है, क्या चाहिए तुझे, इसमें तूने ऐसा क्या देखा है। अविनाश ना समझ पाए कि वो बात किससे कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कोई भी चीज थी उनको नहीं दिख रही थी और अविनाश के साइड में जो खाली स्पेस था उसको देखते हुए ये बूढ़े जो इंसान थे वो बातें कर रहे थे। थोड़ी ही देर होती है, अविनाश और जो उसका कलीग था उन दोनों का शरीर कांपना शुरू हो जाता है डर के मारे, क्योंकि ये जो रियलिटी थी वो उनको बहुत हार्ड हिट कर रही थी। उन्होंने इस तरह का कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। इनफैक्ट जो कलीग थे उन्होंने बचपन से ही अपने दादाजी को इस तरह की चीजें करते देखा था, लेकिन ये सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था, सबसे भयानक एक्सपीरियंस था उनके लिए भी। वो डर जाते हैं। थोड़ी ही देर में उनके दादाजी बातें करते रहते हैं इस चीज के साथ जो कुछ भी ये थी। फिर वो कहते हैं कि आखिरकार इसी को तूने क्यों चुना। फिर उसके बाद उनको कुछ जवाब मिलते हैं जो अविनाश और उनके कलीग ने नहीं सुने थे। उसके बाद उसके दादाजी उसको रोकना शुरू करते हैं जो कोई भी चीज थी। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, उसकी तरफ नहीं जाना है, मेरी बात सुन और मैं तुझे मुक्ति देना चाहता हूँ। लेकिन ये देखते देखते उनकी नजरें अविनाश की तरफ घूमती हैं और अविनाश तब डर जाते हैं, गूज़बम्प्स तब आते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अविनाश के पीछे से एक हवा पास होती है, जैसे अगर आपके पीछे से कोई इंसान जाता है तो आपको महसूस होता है, वही चीज अविनाश को भी महसूस होती है। इसके अलावा जाते जाते ये जो कोई भी चीज थी अविनाश की शर्ट को खींचते हुए जाती है। शर्ट का खींचना एक इनविजिबल चीज द्वारा। आप इमेजिन कीजिए कितना भयानक हो सकता है। यही अविनाश के साथ हुआ था। डर के मारे उसकी हालत खराब और वो कांप रहे थे, लिटरली भागना चाहते थे। लेकिन ये कलीग के दादाजी कहते हैं बैठे रहो, सब बेहतर हो जाएगा, मुझ पे भरोसा रखो। अविनाश वहीं बैठे रहते हैं। थोड़ी देर ये दादाजी कुछ क्रियाएं करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि चला जा, जिसने तुझे बुलाया था वो जा चुका है और अब तू भी चला जा। थोड़ी देर होती है, ऐसा लगता है कि जिस भी चीज से वो बातें कर रहे थे वो उनसे गुस्सा हो रही थी, परेशान हो रही थी और थोड़ी देर में सब कुछ शांत। अविनाश को जो नेगेटिव चीजें फील हो रही थी, एक अजीब सी नेगेटिविटी उनके दिमाग में बैठी हुई थी, एक अजीब सा बॉडी वेट उनको फील हो रहा था, सब खत्म। वो समझ गए थे चीजें बेहतर हो गई हैं और ये जो कलीग थे उनके दादाजी ने बिल्कुल ठीक कर दिया है सब कुछ। लेकिन आखिरकार ये था क्या, किससे वो बातें कर रहे थे, अविनाश क्यों, अविनाश के साथ ही इनफैक्ट ये चीजें क्यों हो रही थी, यही वो पूछना शुरू करते हैं। तो दादाजी एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं जिस दौरान अविनाश इस हॉस्पिटल में गया था उसी के आसपास एक तांत्रिक इस हॉस्पिटल में एडमिट था। बूढ़ा था और उसको कोई बीमारी भी थी, इसी के चलते वो चल बसा। लेकिन उसने एक कच्चा कलवा की सिद्धि की हुई थी। वो तांत्रिक चला गया, हॉस्पिटल वालों ने ही उसका अंतिम संस्कार भी किया क्योंकि उसकी फैमिली में कोई नहीं था। लेकिन ये जो कच्चा कलवा था ये वहीं पे भटक रहा था, जिसके बाद उसको तुम दिखे और वो तुम पे हावी हो गया, तुम्हारे साथ ही अटैच्ड हो गया। इनफैक्ट जब दादाजी ने पूछा कि अविनाश ही क्यों, तो इस कच्चा कलवा ने उनको ये बताया कि कोई रीजन नहीं था, मुझे ये पसंद आया तो मैं इसके साथ हो गया। अब आप इमेजिन कीजिए इसमें अविनाश का क्या कसूर था। एक ऐसा शख्स जो खुद की बीमारी लेके ठीक होने पहुंचा था, उसके साथ ये चीजें हो गई थी और वो हॉस्पिटल से अपने साथ कुछ बहुत भयानक लेके आया था। खैर अब अविनाश बिल्कुल ठीक हो गया था, कच्चा कलवा से उसको मुक्ति मिल गई थी, लेकिन एक ऐसा एक्सपीरियंस उसको मिल गया था जो कि लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहने वाला था। सो अक्सर हम अपने रिलेटिव्स को ब्लेम करते हैं, आसपास के लोगों को ब्लेम करते हैं, या फिर हमें ये लगता है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, पैरानॉर्मल हो रहा है, तो किसी ना किसी शख्स ने हमसे जलन के मारे ये हमारे साथ किया होगा। लेकिन कभी कभार ऐसी चीजें भी होती हैं, हमारे अपने साथ ही कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं अंधेरे में आते जाते, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। तो हमेशा कसूर अपनों का ही नहीं होता। आज का इंसिडेंट हमें ये बताता है। आई रियली होप आपको हमारे इंसिडेंट्स पसंद आते हैं। अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें।
वीडियोस पसंद आती हैं वीडियोस को हाइप करें, कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें, हमें मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही अपने सजेशंस या फिर तारीफ अगर आप करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट से, अलग अलग नेशन से जिस तरह से आप प्यार दिखा रहे हैं हमें बहुत खुशी होती है। हम कोशिश करते हैं हर एक कमेंट पे रिप्लाई करने का या फिर कम से कम रिएक्ट जरूर करने का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के भी साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।